प्रश्न 31। पद्माकर और उनकी कविता पर चर्चा कीजिए। उत्तर। रीतिकाल की कूटनीतिक और दरबारी चेतना के अंतिम कालजयी महाकवि पद्माकर भट्ट की काव्यकला, उनकी युगीन प्रवृत्तियों और उनकी कविता की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1। पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम प्रतिनिधि कवि माना जाता है, जिन्होंने रीतिकालीन शास्त्रीय परंपरा, श्रृंगारिक चेतना और दरबारी संस्कृति को अपने काव्य में चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। रीतिबद्ध काव्य की परंपरा में पद्माकर जैसा सुघड़ शिल्पी अंतिम प्रेषक है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2। उनकी कविता का सबसे सशक्त पक्ष नाद सौंदर्य और भाषिक प्रवाह है। उन्होंने अनुप्रास अलंकार का ऐसा सहज और संगीतात्मक प्रयोग किया है कि उनके शब्द स्वयं थिरकते हुए प्रतीत होते हैं। कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलिन किलकंठ है। जगद्विनोद, पद्माकर। 3। श्रृंगार रस का सांगोपांग चित्रण उनकी कविताओं का मुख्य प्राण है। जगद्विनोद 1810 ई को जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में लिखा गया श्रृंगार रस और नायिका भेद का एक अत्यंत प्रामाणिक लक्षण ग्रंथ माना जाता है। जगत सिंह की आज्ञा सो कीन्हो ग्रंथ प्रमाण। जगद्विनोद रस रूप ये लह सुखवी सन्मान। जगद्विनोद, पद्माकर। 4। रीतिकाल के अन्य कवियों की तुलना में पद्माकर का प्रकृति चित्रण और होली वर्णन अत्यंत जीवंत और लोकरंग से सराबोर है। वसंत ऋतु और फाग, होली के उत्सवों का जो मांसल और उल्लासपूर्ण चित्र उन्होंने खींचा है वो बेजोड़ है। आई खेलन फाग यहाँ वृषभानु कुमारी महामुदिता मन भाई। ताही समय पद्माकर देखी छटा छिति पै छिति छाहत छवाई। पद्माकर, पदावली, पद्माकर। 5। वीर रस के धरातल पर भी पद्माकर ने अप्रतिम कौशल दिखाया है। हिम्मत बहादुर और दौलतराव सिंधिया के आश्रय में रहकर उन्होंने हिम्मत बहादुर विरदावली जैसे ओजपूर्ण वीर काव्य की रचना की, जिसमें युद्धों का सजीव वर्णन है। खग खगे खगवारे, हसारे हसारे, तहाँ वीर बांके लड़े भुज भारे। हिम्मत बहादुर विरदावली, पद्माकर। 6। जीवन के अंतिम पड़ाव में दरबारी चमक दमक से विरक्त होकर उन्होंने भक्ति और वैराग्य की ओर रुख किया और गंगा तट पर रहकर गंगा लहरी की रचना की, जो उनके शांत रस और आत्मसमर्पण को दर्शाती है। जमदूतन ते न डरे हम तो, यमराज के कागद फारी बहाएं। गंगा तुम्हारी कृपा सो महासुख, पावन परम गति पाएं। गंगा लहरी, पद्माकर। 7। निष्कर्षतः पद्माकर एक ऐसे विलक्षण कवि कलाकार हैं जिनकी कविताओं में रीतिकाल का वैभव, श्रृंगार की ऐन्द्रियता, वीर रस का ओज, प्रकृति का उल्लास और भक्ति की शांति एक साथ समाहित है। यही कारण है कि उनकी भाषा का माधुर्य आज भी जनमानस को चमत्कृत करता है। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान और अंत में पद्माकर महान। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 32। देव और उनकी कविता पर चर्चा कीजिए। उत्तर। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आचार्यत्व और कवित्व के अनूठे समन्वय तथा बेजोड़ नाद सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध महाकवि देव की काव्यकला और उनकी कविता की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1। देव रीतिकाल के सर्वांग निरूपक आचार्य हैं, जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के अनुकरण पर काव्यांगों, रस, अलंकार, गुण, दोष, शब्द शक्ति के शास्त्रीय नियम प्रस्तुत किए। शब्द जीव, तिहि, अर्थ, मन, रसिया, सुजस, शरीर, काव्य रसायन, देव। 2। वे हिंदी साहित्य के इतिहास में रसवादी दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, जहां वे अलंकारों के कृत्रिम चमत्कार की तुलना में रस और भाव तत्व को काव्य का वास्तविक प्राण घोषित करते हैं। भाव, कुभाव, सुभाव सब रस के भेद प्रमाण, भाव विलास, देव। 3। देव की कविता का सबसे सशक्त और जादुई पक्ष उनका नाद सौंदर्य और संगीत है। उन्होंने सवैया और कवित्त छंदों में वर्णों की ऐसी लयात्मक आवृत्ति की है कि उनके पद स्वयं थिरकते हुए प्रतीत होते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नवपल्लव के, सुमन झिंगूला सोहे तन छवि भारी दे। देव शतक, देव। 4। श्रृंगार रस के संयोग और वियोग, दोनों पक्षों का सूक्ष्म अंकन उनकी कविता की मुख्य पूंजी है, जहां उन्होंने नायिकाओं की शारीरिक चेष्टाओं और मानसिक दशाओं का अत्यंत मांसल परंतु कलात्मक चित्रण किया है। राधिकारमण कौ रीझी हैं तो कविताई, नतु राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है। कवि प्रशंसा, देव। 5। रीतिकाल के अन्य कवियों की तुलना में देव ने शब्द शक्तियों, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना पर विशेष विचार किया और अभिधा को उत्तम काव्य की कसौटी मानकर एक अत्यंत प्रसिद्ध दार्शनिक स्थापना दी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। काव्य रसायन, देव। 6। अत्यधिक दरबारी परिवेश बदलने, जैसे भवानीदत्त वैश्य, कुशल सिंह, अली अकबर खान आदि के आश्रय में रहने के कारण उनके काव्य में व्यापक जीवन अनुभव मिलता है, परंतु कहीं कहीं पुनरुक्ति दोष, एक ही पद का बार बार दोहराया जाना भी दिखाई देता है। दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आपको न जाने ताही जाने कहा राव रे। कवि प्रशंसा, देव। 7।
निष्कर्षतः महाकवि देव एक ऐसे विलक्षण शिल्पी हैं जिनकी कविता रीतिकाल के वैभव, भाषिक प्रौढ़ता और रस चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। छंदों पर उनका असाधारण अधिकार उन्हें रीतिकाल के शीर्ष कवियों में प्रतिष्ठित करता है। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान और कला माधुर्य में देव महान। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 33। भूषण और उनकी कविता पर चर्चा कीजिए। उत्तर। रीतिकाल की श्रृंगार प्रधान और दरबारी चेतना के बीच राष्ट्रीयता, ओज गुण और वीर रस की अनूठी धारा प्रवाहित करने वाले महाकवि भूषण की काव्यकला तथा उनकी कविता की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1। भूषण रीतिकाल के विशिष्टांग निरूपक आचार्य हैं, जिन्होंने रीतिकाल की घोर श्रृंगारिक प्रवृत्ति के विपरीत वीर रस को अपने काव्य का मुख्य वर्ण विषय बनाया और छत्रपति शिवाजी महाराज तथा महाराजा छत्रसाल के आश्रय में रहकर ओजपूर्ण ऐतिहासिक सत्यों को प्रकट किया। सुखविन हूं की कछु कृपा, समुझी परे कविताई। शिवराज भूषण। 2। वे हिंदी साहित्य के इतिहास में राष्ट्रीय चेतना और जातीय गौरव के उद्घोषक माने जाते हैं, जहां उनकी कविता केवल दरबारी चाटुकारिता नहीं है, बल्कि तत्कालीन पीड़ित हिंदू जनमानस की आकांक्षाओं और अस्मिता की रक्षा करने वाली वाणी बनकर उभरी है। साजी चतुरंग बीररंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। शिवराज भूषण। 3। भूषण की कविता का सबसे प्रधान गुण ओज गुण की प्रधानता और वीर रस का परिपाक है। उन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक जैसी कृतियों में युद्धों के सजीव दृश्यों, सेना के प्रयाण और शत्रुओं के भय का ऐसा चित्र खींचा है जो पाठक में अद्भुत उत्साह का संचार करता है। इंद्र जिमी जंभ पर, बाड़व सुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है। शिवराज भूषण। 4। वीर रस के साथ साथ भयानक, रौद्र और बीभत्स रसों का सुंदर समन्वय उनकी कविता की मुख्य पूंजी है, जहां वे शत्रुओं की सेना की तबाही और रणभूमि में गिद्ध स्यारों के विलाप का सजीव और रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्रण करते हैं। कालिकासी किलकी कलेऊ देती काल को। शिवा बावनी। भूषण। 5। भाषा के धरातल पर भूषण ने ब्रज भाषा को ओजपूर्ण और युद्धानुकूल रूप प्रदान किया, जिसमें उन्होंने वीर रस के भावों को व्यक्त करने के लिए अरबी, फारसी, तुर्की और खड़ी बोली के शब्दों का अत्यंत निडरता और सहजता से प्रयोग किया है। वेद राखे विदित, पुराण राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में। शिवराज भूषण। 6। कलाशिल्प के स्तर पर उन्होंने सवैया और कवित्त छंदों का सर्वाधिक प्रयोग किया, जहां शब्दों की ध्वन्यात्मकता, जैसे कड़कना, तड़कना से युद्ध का नाद सौंदर्य जीवंत हो उठता है। हालांकि कहीं कहीं ओज के अतिरेक में व्याकरणिक शिथिलता भी दिखाई देती है। छूटत कमान और तीर हूँ गोली बान, मुस्कल होत मुरचान हूँ की ओट में, मुस्कल होत मुरचान हूँ की ओट में। 7। निष्कर्षतः महाकवि भूषण रीतिकाल के एक ऐसे विलक्षण युगांतकारी कवि हैं, जिन्होंने दरबारी विलासिता के कीचड़ से कविता को निकालकर राष्ट्रप्रेम, पराक्रम और शूरवीरता के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित किया। उनका यह अवदान उन्हें हिंदी साहित्य के अमर नायकों में स्थापित करता है। रीतिकाल के भीतर वीर रस की ऐसी सशक्त और लोकव्यापी गूंज भूषण के अतिरिक्त किसी अन्य कवि में नहीं मिलती। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 34। रीतिसिद्ध काव्यधारा पर चर्चा कीजिए। उत्तर। रीतिकाल की उस विशिष्ट काव्यधारा को रीतिसिद्ध काव्यधारा कहा जाता है, जिसके कवियों ने शास्त्रीय नियमों या लक्षणों के बंधन में बंधकर कोई स्वतंत्र लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु काव्यशास्त्र के सभी नियमों जैसे रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद की उन्हें पूरी जानकारी थी। उन्होंने अपनी कविताओं की रचना करते समय इन नियमों का पूरा ध्यान रखा, जिससे उनकी कविताएं स्वतः ही शास्त्रीय कसौटी पर सिद्ध और सटीक बैठती हैं। इस धारा के सर्वोपरि कवि महाकवि बिहारी हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1। शास्त्रीय नियमों का व्यावहारिक उपयोग। इस धारा के कवियों का मुख्य उद्देश्य आचार्य बनकर नियम सिखाना नहीं था, बल्कि उन नियमों का अपनी कविता में सुंदर उपयोग करना था। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में काव्यांगों का ज्ञान पृष्ठभूमि में रहकर कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है। तंत्री नाद, कबित्त रस, सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग, बिहारी सतसई बिहारी। 2। श्रृंगार रस की प्रधानता और गागर में सागर भरने की कला। रीतिसिद्ध काव्य में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर चित्रण मिलता है। विशेषकर दोहा जैसे छोटे छंद में बहुत गहरे और व्यापक भावों को समेटने की अद्भुत कला इस धारा की मुख्य पहचान है। संसार के सारे रसों का निचोड़ इन कवियों ने दोहे के छोटे से सांचे में भर दिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3। दरबारी संस्कृति और चमत्कार प्रदर्शन। ये काव्य भी दरबारी परिवेश से पूरी तरह प्रभावित था। राजाओं और सामंतों को प्रसन्न करने के लिए कवियों ने भाषिक चातुर्य, कल्पना की समाहार शक्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारों के माध्यम से अपनी कविताओं में चमत्कार उत्पन्न किया। कहत,
नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात। भरे भौन में करत हैं नैननु ही सौ बात, बिहारी सतसई बिहारी। 4 विविध विषयों का समन्वय बहुज्ञता। इस धारा के कवियों, विशेषकर बिहारी को ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, नीति और लोक व्यवहार का गहरा ज्ञान था, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं में बहुत खूबसूरती से पिरोया है। जौ लगी अंक न परै, तो लगी 10 गुना होई, बिहारी सतसई बिहारी। 5 प्रकृति का उद्दीपन रूप में अंकन। रीतिबद्ध कवियों की भांति रीति सिद्ध कवियों ने भी प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण न करके उसे नायक नायिका के प्रेम भाव को बढ़ाने वाले एक माध्यम उद्दीपन के रूप में ही अधिक चित्रित किया है। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छां, बिहारी सतसई बिहारी। 6 ब्रजभाषा का परिमार्जित रूप और मुक्तक शिल्प। भाषा के धरातल पर इस धारा में ब्रजभाषा का अत्यंत सुघड़, कोमल और शुद्ध रूप दिखाई देता है। शिल्प के स्तर पर प्रबंध काव्यों के स्थान पर केवल मुक्तक शैली और दोहा सोरठा जैसे छंदों को ही प्रधानता दी गई है। अमीय हलाहल मत भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार, अंग दर्पण रसलीन। 7 निष्कर्ष। रीतिसिद्ध काव्यधारा रीतिकाल की एक अत्यंत लोकप्रिय और कलात्मक दृष्टि से समृद्ध धारा है। इस धारा के कवियों ने शास्त्रीय रूढ़ियों की क्लिष्टता से बचते हुए अपनी रचनाओं में कवित्व, कलाशिल्प और भाव सौंदर्य का ऐसा बेजोड़ समन्वय प्रस्तुत किया जो आज भी पाठकों को चमत्कृत करता है। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान और कलात्मक सुघड़ता में रीतिसिद्ध बिहारी महान। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 35 बिहारी और उनकी कविता पर चर्चा कीजिए। उत्तर। रीतिसिद्ध काव्यधारा के शीर्षस्थ महाकवि बिहारी लाल की काव्यकला, उनकी युगीन प्रवृत्तियों और उनकी कविता की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1 बिहारी रीतिकाल के सर्वोत्कृष्ट रीतिसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने कोई स्वतंत्र लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु काव्यशास्त्र के नियमों, रस, अलंकार, नायिका भेद की सूक्ष्म समझ को अपनी कविताओं में इस प्रकार पिरोया कि उनके दोहे शास्त्रीय कसौटी पर स्वतः सिद्ध बैठते हैं। रीतिपरक चेतना का ऐसा सहज और प्रौढ़ व्यावहारिक रूप संपूर्ण रीतिकाल में केवल बिहारी के यहाँ मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 उनकी एकमात्र कालजयी कृति बिहारी सतसई लगभग 713 दोहे है, जो मुक्तक काव्य परंपरा का मुकुटमणि मानी जाती है। दोहा जैसे अत्यंत छोटे छंद में व्यापक और गहरे अर्थों को समेटने की उनकी कला के कारण ही कहा गया है। सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, कवि प्रशंसा अज्ञात। 3 कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति बिहारी के काव्य का सबसे प्रधान गुण है, जिसके माध्यम से वे न्यूनतम शब्दों में एक पूरा दृश्य या विभाव अनुभाव का ढांचा खड़ा कर देते हैं। संसार के सारे रसों का निचोड़ बिहारी ने दोहे के छोटे से सांचे में भर दिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का अत्यंत सूक्ष्म और सजीव चित्रण उनकी कविता का मुख्य प्राण है। नायक नायिका के बीच की भाषिक चतुराई, नेत्रों के संकेत और शारीरिक चेष्टाओं, अनुभवों का जैसा जीवंत वर्णन बिहारी ने किया, वो अद्वितीय है। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सौ बात, बिहारी सतसई बिहारी। 5 बिहारी के काव्य में बहुज्ञता, विविध विषयों का ज्ञान स्पष्ट दिखाई देती है। राजा जयसिंह के दरबार में रहते हुए उन्होंने केवल श्रृंगार ही नहीं, बल्कि ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, दर्शन और लोकनीति से जुड़े दोहों की रचना भी अत्यंत कुशलता से की। जौ लगी अंक न परै, तो लगी 10 गुना होई, बिहारी सतसई बिहारी। 6 भाषा के धरातल पर बिहारी की ब्रजभाषा अत्यंत परिमार्जित, सुगढ़ और मानक है। उन्होंने मुक्तक शिल्प के भीतर अलंकारों, विशेषकर अन्योक्ति, रूपक, श्लेष और अतिशयोक्ति का ऐसा चमत्कारपूर्ण प्रयोग किया है जो पाठक की बुद्धि को चमकृत करता है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल, बिहारी सतसई बिहारी। 7 निष्कर्षतः महाकवि बिहारी रीतिकाल के एक ऐसे विलक्षण गागर में सागर भरने वाले कलाकार हैं, जिनकी कविता दरबारी परिवेश और शास्त्रीय रूढ़ियों के बीच भी अपने बेजोड़ भाव, सौंदर्य और कला शिल्प के कारण संपूर्ण हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर बनी हुई है। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान और कलात्मक सुघड़ता में रीतिसिद्ध बिहारी महान। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 36 बिहारी की श्रृंगार योजना पर विचार करें। उत्तर। रीतिसिद्ध काव्यधारा के शीर्षस्थ कवि बिहारी लाल के काव्य का मुख्य वर्ण्य विषय श्रृंगार रस है। उनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसई में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अत्यंत सूक्ष्म, कलात्मक और व्यावहारिक चित्रण मिलता है।
बिहारी की श्रृंगार योजना की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. संयोग श्रृंगार की प्रधानता और हाव भाव का अंकन। बिहारी की श्रृंगार योजना का सबसे सशक्त पक्ष संयोग श्रृंगार है, जहां उन्होंने नायक नायिका के मिलन, बातचीत और शारीरिक चेष्टाओं, हाव भाव का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सो बात। बिहारी सतसई बिहारी। 2. अनुभावों की सूक्ष्म योजना। बिहारी शारीरिक चेष्टाओं यानी अनुभावों के चित्रण में अत्यंत कुशल हैं। नायक नायिका के नेत्रों के संकेत, मुस्कुराहट और लज्जा के माध्यम से वे पूरा प्रेम प्रसंग जीवंत कर देते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करई भौहनु हंसई, देन कहई नटी जाए। बिहारी सतसई बिहारी। 3. वियोग श्रृंगार में ऊहात्मकता और अतिशयोक्ति। बिहारी के वियोग वर्णन पर फारसी काव्य पद्धति और शास्त्रीय रूढ़ियों का गहरा प्रभाव है, जिसके कारण कहीं कहीं उनका विरह वर्णन अत्यधिक ऊहात्मक, अतिशयोक्तिपूर्ण होकर मजाक जैसा लगने लगता है। इत आवती चली जाती उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहें लगी उसासनु साथ। बिहारी सतसई बिहारी। 4. विरह में मार्मिकता के क्षण। ऐसा नहीं है कि बिहारी का वियोग केवल अतिशयोक्तिपूर्ण है। कई स्थानों पर उन्होंने विरह की अत्यंत मार्मिक, शांत और गंभीर मानसिक दशाओं का भी सुंदर चित्रण किया है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेसु लजात, कही है सबू तेरो हियो, मेरे हिये की बात। बिहारी सतसई बिहारी। 5. नायक नायिका भेद का शास्त्रीय आधार। रीति सिद्ध कवि होने के कारण बिहारी को संस्कृत के नायिका भेद, जैसे मुग्धा, प्रौढ़ा, परकिया, अभिसारिका आदि का गहरा ज्ञान था, जिसे उन्होंने बिना लक्षण दिए सीधे उदाहरणों के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रकट किया है। तंत्रीनाद, कबित रस, सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। बिहारी सतसई बिहारी। 6. सौंदर्य चित्रण में मानसलता और मानसिक रूप का समन्वय। बिहारी ने नायिका के नखशिख सौंदर्य का वर्णन करते हुए जहां एक ओर शारीरिक अंगों की चमक और मानसलता को उभारा है, वहीं दूसरी ओर उसमें प्रेम की पवित्रता और मानसिक आकर्षण को भी बनाए रखा है। अमीय हलाहल मत भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। बिहारी सतसई बिहारी। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः बिहारी की श्रृंगार योजना रीतिकालीन दरबारी परिवेश और सामंती विलासिता के अनुकूल होने के बावजूद अपनी कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति और भावों की सूक्ष्मता के कारण हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। उनके दोहे श्रृंगार रस के गागर में सागर हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के श्रृंगारी दोहे इसी तरह के उत्कृष्ट गुलदस्ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 37। बिहारी की सामाजिक चेतना पर विचार करें। उत्तर। यद्यपि महाकवि बिहारी लाल मूलतः श्रृंगार और दरबारी चेतना के कवि माने जाते हैं, परंतु उनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसई केवल महलों के विलास तक सीमित नहीं है। उसमें तत्कालीन मध्यकालीन समाज का यथार्थ, लोक जीवन के अनुभव, विसंगतियां और व्यावहारिक नीति चेतना पूरी प्रखरता के साथ प्रकट हुई है। बिहारी की सामाजिक चेतना की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. सामंती विलासिता पर तीखा प्रहार और राजनैतिक चेतना। बिहारी केवल राजाओं की चाटुकारिता करने वाले कवि नहीं थे, बल्कि उनमें अपने आश्रयदाता को सही मार्ग दिखाने का अदम्य साहस था। राजा जयसिंह को अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पाश से मुक्त कर राजकाज की ओर मोड़ने के लिए लिखा गया उनका अन्योक्तिपरक दोहा उनकी प्रखर सामाजिक राजनैतिक चेतना का प्रमाण है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी सतसई बिहारी। 2. लोक जीवन और ग्रामीण यथार्थ का अंकन। बिहारी के काव्य में दरबारी तड़क भड़क के साथ साथ तत्कालीन ग्रामीण जीवन की सहजता, कृषि संस्कृति और लोक व्यवहार का बहुत सजीव चित्रण मिलता है। जेठ की तपती दोपहरी और गांव के परिवेश का वर्णन उनकी गहरी लोक दृष्टि को दर्शाता है। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन्माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छां। बिहारी सतसई बिहारी। 3. व्यावहारिक नीति और मूल्य परक चेतना। बिहारी ने समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत व्यावहारिक और मार्मिक नीति दोहों की रचना की। धन का अहंकार, सज्जनों की संगति का महत्व और मानवीय व्यवहार के तौर तरीकों को उन्होंने बहुत सहजता से समझाया है। बुराई अटल जो तजय, तौ चितु खरो डरातु, जियो निष्कंक मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु। 4. राजनैतिक अराजकता और दोहरे शासन, द्वैध शासन पर व्यंग्य। तत्कालीन मध्यकाल में जब 2 राजाओं या शक्तियों का दोहरा शासन होता था तो जनता पिसती थी। बिहारी ने इस सामाजिक और राजनैतिक पीड़ा को पहचानते हुए उस पर तीखा व्यंग्य किया है। दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख द्वंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदू।
बिहारी सतसई बिहारी। 5. धार्मिक पाखंड और बाह्याडंबरों का खंडन। कबीर की भांति बिहारी भी समाज में फैले धार्मिक दिखावे, माला जपने और तिलक लगाने जैसे बाह्याडंबरों के सख्त विरोधी थे। वे मन की पवित्रता और सच्चे ईश्वर प्रेम पर बल देते हैं। जप माला छापा तिलक सरई न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामो। बिहारी सतसई बिहारी। 6. समाज के विविध वर्गों बहुज्ञता का चित्रण। बिहारी की सामाजिक चेतना उनके विविध विषयों के ज्ञान से पुष्ट थी। उन्होंने समाज में रहने वाले ज्योतिषी, वैद्य, जुआरी, कंजूस और ठगों की मनोवृत्ति का जो यथार्थ चित्रण किया है, वह दर्शाता है कि उनकी आंखें समाज के हर कोने पर टिकी हुई थीं। जो लगी अंक न परै, तो लगी 10 गुना हुई। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः बिहारी को केवल घोर श्रृंगारी या दरबारी कवि मान लेना उनके साथ अन्याय होगा। उनके दोहे जहां एक ओर रस की धारा बहाते हैं, वहीं दूसरी ओर मध्यकालीन समाज के यथार्थ, लोकनीति और सामाजिक विसंगतियों का अत्यंत प्रामाणिक दस्तावेज भी प्रस्तुत करते हैं। बिहारी की सतसई में जहां श्रृंगार की प्रधानता है, वहीं लोकजीवन के अनुभवों और सामाजिक चेतना की त्रिवेणी भी समानांतर प्रवाहित होती है। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 38। बिहारी की नगरीय चेतना, नगर चेतना पर विचार कीजिए। उत्तर। रीतिसिद्ध काव्यधारा के शीर्षस्थ कवि बिहारी लाल के काव्य में जहां एक ओर ग्रामीण जीवन की सादगी और लोक अनुभव दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर तत्कालीन मध्यकालीन सामंती नगर संस्कृति, नागरिक विलासिता और महानगरीय तड़क भड़क का अत्यंत गहरा प्रभाव भी झलकता है। जयपुर जैसे विकसित सामंती नगर के दरबारी परिवेश में रहने के कारण उनकी दृष्टि में एक विशिष्ट नागरिक बोध, अर्बन सेंसिबिलिटी विकसित हुआ था। बिहारी की नगरीय चेतना की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. नागरिक विलासिता और वैभव का अंकन। बिहारी की कविता में मध्यकालीन सामंती नगरों के ऐश्वर्य, ऊंचे महलों, झरोखों, इत्र, गुलाब जल, संगमरमर के फर्श और विलासिता के साधनों का प्रचुर वर्णन मिलता है, जो विशुद्ध रूप से एक नगरीय जीवन शैली को प्रकट करता है। बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छां। बिहारी सतसई बिहारी। 2. नागरिक चतुरता और वाक्पटुता, विट। ग्रामीण परिवेश की निश्चलता के विपरीत नगरीय संस्कृति में जो बौद्धिक चातुर्य, हाजिर जवाबी और भाषिक चतुरता होती है, वह बिहारी के नायक नायिकाओं में कूट कूट कर भरी है। उनका श्रृंगार केवल भावुकता का नहीं, बल्कि नागरिक बौद्धिकता का श्रृंगार है। कहत नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं एन ऐ ननु ही सो बात। बिहारी सतसई बिहारी। 3. फैशन, सौंदर्य प्रसाधन और नागर रुचि। बिहारी ने नगर की उच्चवर्गीय महिलाओं के फैशन, वेशभूषा, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधनों जैसे कस्तूरी, केशर, महावर का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया है। नगरीय बाजारों की चहल पहल और कलात्मक अभिरुचि उनके दोहों में साफ दिखाई देती है। अमिय हलाहल मत भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत, झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। बिहारी सतसई बिहारी। 4. नगरीय विसंगतियां और कृत्रिमता। नगरों के भीतर पाई जाने वाली स्वार्थपरता, धन का अहंकार और मानवीय संबंधों में आई कृत्रिमता पर भी बिहारी की पैनी नजर थी। वे जानते थे कि नगरों में व्यक्ति के गुणों से अधिक उसके धन और तड़क भड़क का मूल्य होता है। बुराई अटल जो तजय, तौ चितु खरो डरातु, ज्यो निष्कंक मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु। बिहारी सतसई बिहारी। 5. बहुज्ञता और वैज्ञानिक नागरिक बोध। नगरों में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान जैसे ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद और स्थापत्य कला की गहरी समझ बिहारी को थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी कविता में चमत्कारी ढंग से किया है। यह उनके एक सजग और शिक्षित नागरिक होने को प्रमाणित करता है। जो लगी अंक न परे, तो लगी 10 गुना होई। बिहारी सतसई बिहारी। 6. राजनैतिक चेतना और सत्ता का केंद्र। सामंती नगर राजनीति और सत्ता के मुख्य केंद्र होते थे। राजा जयसिंह के दरबार में रहते हुए बिहारी ने नगरों से संचालित होने वाली कूटनीति और राजनैतिक अराजकता को बहुत निकट से देखा और उस पर खुलकर लिखा। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सौबंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी सतसई बिहारी। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः बिहारी की चेतना मूलतः एक नागरिक कवि की चेतना है। ग्रामीण सौंदर्य की समझ रखने के बावजूद उनका मन सामंती नगरों के वैभव, कलात्मकता और बौद्धिक विलास में अधिक रमता था। यही कारण है कि उनकी सतसई मध्यकालीन नगरीय संस्कृति का एक जीवंत साहित्यिक दस्तावेज बन गई है। बिहारी मूलतः नागर संस्कृति के कवि हैं, जिनकी कला चेतना और भाषिक बनावट में नगरों की कलात्मक सुघड़ता और चतुरता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 39। बिहारी की अनुभाव योजना पर विचार कीजिए। उत्तर। काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस निष्पत्ति के तत्वों में अनुभाव,
आश्रय की वे बाहरी शारीरिक चेष्टाएं जिनसे उसके मन के छिपे हुए भाव प्रकट होते हैं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रीति सिद्ध कवि महाकवि बिहारी लाल को अनुभवों के अंकन में संपूर्ण हिंदी साहित्य में बेजोड़ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी इस विलक्षण क्षमता की भरपूर प्रशंसा की है। बिहारी की अनुभव योजना की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. शारीरिक चेष्टाओं का सजीव चित्रण। बिहारी ने नायक नायिका के प्रेम मिलन के समय उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म शारीरिक व्यापारों जैसे नेत्रों का थिरकना, मुस्काना, लजाना और रूठना आदि का अत्यंत सजीव ढांचा खड़ा किया है। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सौ बात। बिहारी सतसई बिहारी। 2. कम शब्दों में विराट दृश्य उपस्थित करना। दोहा जैसे छोटे छंद में विभाव और अनुभवों की इतनी सघन योजना कर देना बिहारी की कल्पना की समाहार शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। वे केवल भौहों और नेत्रों के हिलने से पूरा प्रेम प्रसंग जीवंत कर देते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करई, भौहनु हसई, देन कहे, नटी जाए। बिहारी सतसई बिहारी। 3. सात्विक अनुभवों का सूक्ष्म अंकन। आंतरिक भावों के चरम उत्कर्ष पर स्वतः उत्पन्न होने वाले सात्विक अनुभवों जैसे स्वेद, पसीना, कंप कांपना, रोमांच, अश्रु आदि का बिहारी ने बहुत मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है, जहां नायिका नायक को सामने देखकर सुध बुध खो बैठती है। तंत्रीनाद, कबित रस, सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। बिहारी सतसई बिहारी। 4. नागरिक चतुरता और गूढ़ संकेत। दरबारी परिवेश के अनुकूल बिहारी के अनुभवों में एक प्रकार की नागरिक बौद्धिकता और चतुरता दिखाई देती है। उनके पात्र भरे समाज में भी केवल अपनी आंखों के इशारों, कटाक्षों से एक दूसरे को गूढ़ संदेश भेज देते हैं। अमिय हलाहल मत भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत, झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार, अंग दर्पण, रसलीन। 5. चित्रोपमता, विजुअल क्वालिटी का गुण। बिहारी के अनुभवों को पढ़ते समय पाठक के मानस पटल पर एक गतिशील चित्र, मूविंग पिक्चर उभर आता है। अंगों की कांति, आभूषणों का हिलना और वस्त्रों की सरसराहट को वे शब्दों के माध्यम से साक्षात कर देते हैं। लखी परे सब अंग के, भूषण भूषित गात, मनहु दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे उजास। बिहारी सतसई बिहारी। 6. शिल्प और भाव पक्ष का बेजोड़ संतुलन। उनकी अनुभव योजना केवल कलात्मक चमत्कार नहीं है, बल्कि वह हृदय के भीतर उमड़ने वाले रस को बाहर प्रकट करने का एक सशक्त माध्यम है, जिससे पाठक का तादात्म्य तुरंत स्थापित हो जाता है। संसार के सारे रसों का निचोड़ बिहारी ने दोहे के छोटे से सांचे में भर दिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः बिहारी की अनुभव योजना रीतिकाल के कला वैभव और रस चेतना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। न्यूनतम शब्दों में अंगों की चेष्टाओं का ऐसा सूक्ष्म और व्यापक विधान हिंदी के किसी अन्य मुक्तक कवि में दुर्लभ है। अनुभवों के ऐसे सुंदर और सधे हुए रंगीन चित्र खींचने में बिहारी हिंदी साहित्य के अद्वितीय शिल्पी ठहरते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 40। बिहारी की बिंब योजना पर विचार कीजिए। उत्तर। काव्य में बिंब योजना, इमेजरी का तात्पर्य शब्दों के माध्यम से एक ऐसा जीवंत और काव्यात्मक चित्र उपस्थित करने से है, जिसे पढ़ते ही पाठक के मानस पटल पर वह दृश्य साक्षात हो उठे। रीति सिद्ध कवि महाकवि बिहारी लाल अपने दोहों में न्यूनतम शब्दों का प्रयोग करके अत्यंत सघन, गतिशील और सजीव बिंबों का निर्माण करने में बेजोड़ हैं। बिहारी की बिंब योजना की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. चक्षुष दृश्य बिंबों की प्रधानता। बिहारी के काव्य में आंखों के सामने दृश्य उपस्थित करने वाले चक्षुष बिंबों की भरमार है। नायिका के रूप सौंदर्य, वस्त्रों की कांति और आभूषणों की चमक को वे शब्दों के माध्यम से एक स्थिर या गतिशील चित्र में बदल देते हैं। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। बिहारी सतसई बिहारी। 2. गतिशील बिंबों का बेजोड़ निर्माण। बिहारी केवल शांत चित्र नहीं खींचते, बल्कि उनके शब्दों में एक गति, मूवमेंट होती है। नायक नायिका की बातचीत, आंखों के संकेत और शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से वे एक पूरा चलचित्र, मूविंग पिक्चर खड़ा कर देते हैं। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सो बात। बिहारी सतसई बिहारी। 3. रंगबिंब, कलर इमेजरी का सुंदर प्रयोग। बिहारी को रंगों के संयोजन का अद्भुत ज्ञान था। वे नीले वस्त्रों पर सोने के आभूषणों या गौर वर्ण पर श्वेत वस्त्रों के प्रभाव को बहुत सूक्ष्मता से चित्रित करते हैं। भगवान कृष्ण के श्याम शरीर पर पीले वस्त्रों का दृश्य इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलौनय गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आत्पु परयो प्रभात। बिहारी सतसई बिहारी। 4. श्रुति, नाद और स्पर्श बिंबों का समन्वय।
दृश्य बिंबों के साथ साथ बिहारी के यहाँ ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य और कोमल स्पर्श का बोध कराने वाले बिंब भी मिलते हैं। बांसुरी की मधुर तान, पायल की झंकार या शीतल हवा का स्पर्श उनके दोहों में महसूस किया जा सकता है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करई भौहनु हसई, देन कहई नटी जाए, बिहारी सतसई बिहारी। 5. ऊहात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण बिंब। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत बिहारी ने कहीं कहीं फारसी पद्धति से प्रभावित होकर अत्यधिक ऊहात्मक, अतिशयोक्तिपूर्ण बिंबों का निर्माण किया है, जो कभी कभी अस्वाभाविक भी प्रतीत होते हैं। इत आवती, चली जाती उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रह, लगी उसासनु साथ, बिहारी सतसई बिहारी। 6. कल्पना की समाहार शक्ति और शिल्प सौष्ठव। दोहा जैसे अत्यंत छोटे छंद में एक मुकम्मल और कलात्मक बिंब स्थापित कर देना बिहारी की समाज शक्ति का परिचायक है। उनका प्रत्येक बिंब सुगठित होता है, जहां एक भी शब्द व्यर्थ नहीं दिखाई देता। संसार के सारे रसों का निचोड़ बिहारी ने दोहे के छोटे से सांचे में भर दिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः बिहारी की बिंब योजना उनकी प्रखर रचनात्मक प्रतिभा, सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति और अद्वितीय भाषिक शिल्प का परिणाम है। उनके द्वारा निर्मित बिंब केवल बाहरी चमत्कार पैदा नहीं करते, बल्कि रसानुभूति को गहराकर पाठक को चमत्कृत और आनंदित करते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के बिंब इसी गुलदस्ते के सबसे आकर्षक पुष्प हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 41। बिहारी का काव्य गागर में सागर है, इस कथन पर विचार कीजिए। उत्तर। महाकवि बिहारी लाल के संदर्भ में प्रचलित यह उक्ति बिहारी का काव्य गागर में सागर है उनके भाषिक संगठन, कलात्मक सूक्ष्मता और अत्यंत सीमित शब्दों में असीमित भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता को रेखांकित करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उनके इसी विशिष्ट गुण के कारण उन्हें मुक्तक परंपरा का सर्वोच्च कवि माना है। इस कथन की सत्यता और बिहारी के इस विलक्षण शिल्प की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की गई है। 1. कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति। बिहारी के गागर में सागर भरने का मुख्य आधार उनकी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति है, जिसके माध्यम से वे दोहा जैसे मात्र 24 मात्राओं के छोटे से छंद में एक पूरा दृश्य, विभाव, अनुभव और संचारी भावों का विस्तृत ढांचा खड़ा कर देते हैं। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए, वह बिहारी के दोहों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2. व्यापक प्रेम प्रसंगों का संक्षिप्त अंकन। नायक नायिका के बीच की पूरी बातचीत, लज्जा, रूठना और मिलना, जिसे व्यक्त करने के लिए अन्य कवियों को लंबे प्रबंध काव्यों की आवश्यकता होती है, उसे बिहारी ने केवल एक दोहे में साक्षात कर दिया है। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत है, नैननु ही सौबात, बिहारी सतसई बिहारी। 3. न्यूनतम शब्दों में संपूर्ण कथा संकेत। अपने नीतिपरक और अन्योक्तिपरक दोहों में बिहारी ने एक छोटे से रूपक के भीतर राजाओं के कर्तव्य और राजनैतिक चेतना को इस प्रकार समेटा है कि वह सीधे मर्म पर चोट करती है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सौबंध्यो, आगे कौन हवाल, बिहारी सतसई बिहारी। 4. विविध विषयों, बहुज्ञता का सघन समावेश। बिहारी ने केवल श्रृंगार ही नहीं, बल्कि ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद और दर्शन जैसे दुरूह विषयों के गहरे सिद्धांतों को दोहे के संक्षिप्त सांचे में अत्यंत सरलता और प्रभावपूर्ण ढंग से ढालकर गागर में सागर भरा है। जो लगी अंक न परे, तो लगी 10 गुना होई, बिहारी सतसई बिहारी। 5. नाद सौंदर्य और अर्थ गांभीर्य का संतुलन। शब्दों को संक्षिप्त रखने के प्रयास में बिहारी का काव्य कहीं भी अर्थ शून्य नहीं होता। उनके दोहों का प्रत्येक शब्द अपने पीछे एक विस्तृत अर्थ जगत और संगीतात्मक नाद छिपाए रखता है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करई भौहनु हसई, देन कहई नटी जाए, बिहारी सतसई बिहारी। 6. बिंबों और अनुभवों की सघनता। दोहे की 2 पंक्तियों के भीतर ही वे ऐसे सजीव और गतिशील बिंबों का निर्माण कर देते हैं कि पाठक के मानस पटल पर एक पूरा चलचित्र घूम जाता है, जो उनकी गहन कला चेतना का प्रमाण है। सतसैया के दोहरे, ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, कवि प्रशंसा अज्ञात। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः शुक्ल जी का यह कथन पूर्णतः सटीक है कि बिहारी ने गागर, दोहे में सागर, रस और अर्थ का अगाध समुद्र भर दिया है। उनके दोहे संख्या में कम होने के बावजूद अपने भीतर भावों की जो सघनता रखते हैं, वह संपूर्ण हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के दोहे इसी तरह के उत्कृष्ट और सघन गुलदस्ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 42।
बिहारी के काव्य के अर्थगांभीर्य, अर्थगर्भत्व पर विचार कीजिए। उत्तर। काव्य में अर्थगर्भत्व, अर्थगांभीर्य का तात्पर्य शब्दों के भीतर छिपे हुए गहरे, व्यापक और बहुस्तरीय अर्थों से है, जहां ऊपर से सरल दिखने वाली पंक्तियां अपने भीतर एक विशाल विचार जगत को समेटे रहती हैं। रीति सिद्ध कवि महाकवि बिहारी लाल के दोहों का सबसे बड़ा गुण उनका अर्थगर्भत्व ही है। बिहारी के काव्य के अर्थगर्भत्व की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. कम शब्दों में असीमित अर्थ भरने की कला। बिहारी के अर्थगर्भत्व का मुख्य आधार उनकी भाषा की समाज शक्ति है, जिसके कारण दोहा जैसे छोटे से छंद की प्रत्येक पंक्ति अर्थ के बोझ से लदी हुई प्रतीत होती है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2. शब्दावली की प्रतीकात्मकता और व्यंजना। बिहारी के दोहों में प्रयुक्त एक एक शब्द कई अर्थ परतों को खोलता है। उनके वाक्यों में केवल वाच्यार्थ, सीधा अर्थ नहीं होता, बल्कि उसमें गहरा व्यंग्यार्थ छिपा होता है, जो पाठक की बुद्धि को झंकृत करता है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सौबंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी सतसई बिहारी। 3. बहुज्ञता, विविध विषयों के ज्ञान से पुष्ट अर्थ। बिहारी ने अपने दोहों में केवल श्रृंगार के अर्थ ही नहीं भरे, बल्कि ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद और दर्शन जैसे जटिल विषयों के सूत्रों को पिरोकर अपने काव्य के अर्थ धरातल को अत्यंत व्यापक और गंभीर बना दिया है। जौ लगी अंक न परे, तौ लगी 10 गुना हुई। बिहारी सतसई बिहारी। 4. विभाव अनुभाव की सघन व्यंजना। नायक नायिका के प्रेम प्रसंगों में वे केवल बाहरी क्रियाओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि उन क्रियाओं के पीछे छिपे मानसिक आवेगों और गहरे प्रेम भावों को न्यूनतम शब्दों में व्यंजित कर देते हैं। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सौ बात। बिहारी सतसई बिहारी। 5. श्लेष और चमत्कारी अलंकारों का सहारा। अर्थगर्भत्व को बढ़ाने में उनके श्लेष, रूपक और अन्योक्ति अलंकारों का विशेष योगदान है, जहां एक ही दोहा एक साथ नायक नायिका, राजा और सामान्य लोक व्यवहार तीनों संदर्भों में सटीक अर्थ देता है। अमिय हलाहल मत भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत, झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार, अंगदर्पण रसलीन। 6. पाठक को मानसिक सक्रियता प्रदान करना। बिहारी का अर्थगर्भत्व पाठक से भी एक बौद्धिक सजगता की मांग करता है। उनके दोहों का मर्म समझने के लिए पाठक को शब्दों के पीछे छिपे हुए संदर्भों को खोजना पड़ता है, जिससे काव्य का आनंद और बढ़ जाता है। सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, कवि प्रशंसा अज्ञात। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः बिहारी के काव्य का अर्थगर्भत्व उनकी अप्रतिम रचनात्मक प्रतिभा और भाषिक सुघड़ता का चरम निदर्शन है। यही कारण है कि उनके दोहे संख्या में कम, लगभग 713 होने के बावजूद अर्थ और रस के अगाध समुद्र के समान प्रतीत होते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के दोहे अपने इसी अर्थगर्भत्व के कारण हिंदी साहित्य के सबसे समृद्ध गुलदस्ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 43। बिहारी काव्य में भाषा की समाहार क्षमता और कल्पना की समाहार क्षमता का अद्भुत प्रयोग हुआ है, व्याख्या कीजिए। उत्तर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि बिहारी लाल की रचनात्मक प्रतिभा का मूल्यांकन करते हुए लिखा था कि मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती। उसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संदर्भ में ये चुना हुआ गुलदस्ता उनकी कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति, समाहार क्षमता के कारण ही संभव हो सका है। इन दोनों क्षमताओं के अद्भुत प्रयोग को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। 1. कल्पना की समाहार शक्ति का अर्थ और प्रयोग। कल्पना की समाहार शक्ति का तात्पर्य है कवि की वह मानसिक क्षमता जिसके द्वारा वह किसी विस्तृत दृश्य, अनेक क्रियाओं और व्यापक भावों को एक साथ समेटकर मन में एक अखंड चित्र बना लेता है। बिहारी जब किसी प्रेम प्रसंग की कल्पना करते हैं, तो वे नायक नायिका के मिलने से लेकर लजाने तक के संपूर्ण चलचित्र को एक साथ देख लेते हैं। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत हैं, नैननु ही सौ बात। बिहारी सतसई बिहारी। 2. भाषा की समाहार क्षमता, समाज शक्ति का अर्थ और प्रयोग। भाषा की समाहार क्षमता का अर्थ है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ और सघन भावों को ठंस ठंस कर भर देना। कल्पना में जो विशाल चित्र उपस्थित होता है, उसे केवल 24 मात्राओं के छोटे से दोहा छंद में बांधने के लिए बिहारी ब्रजभाषा की व्याकरणिक सुघड़ता और संक्षिप्तता का सहारा लेते हैं। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3.
दोनों शक्तियों का मणिकांचन संयोग। बिहारी के काव्य में ये दोनों क्षमताएं एक दूसरे की पूरक हैं। कल्पना विस्तृत विभाव अनुभाव का ढांचा तैयार करती है और भाषा की समाज शक्ति उसे दोहे के छोटे से सांचे में ढाल देती है। बतरस लालच लालकी वाले दोहे में बातचीत के आनंद, मुरली छिपाने, झूठी कस्में खाने और भौहों के मुस्कुराने जैसी अनेक क्रियाओं को भाषा की अद्भुत समाहार क्षमता से पिरोया गया है। बतरस लालच लालकी मुरली धरी लुकाए, सौह करई भौहनु हंसई दिन कहई नटी जाए। बिहारी सतसई बिहारी। 4. अन्योक्ति और प्रतीक विधान में समाहार। अपनी अन्योक्तियों में बिहारी ने एक छोटे से मधुमक्खी और कली के प्रतीक के माध्यम से राजा जयसिंह के पूरे व्यक्तिगत जीवन, उनके राजनैतिक कर्तव्य और आने वाले संकट को एक साथ समेटकर रख दिया, जो उनकी समाहार क्षमता का चरम शिखर है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सौबंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी सतसई बिहारी। 5. विविध ज्ञान बहुज्ञता का संक्षिप्तीकरण। बिहारी ने केवल श्रृंगार के दृश्यों का ही समाहार नहीं किया, बल्कि ज्योतिष, गणित, दर्शन और आयुर्वेद जैसे जटिल विषयों के बड़े बड़े सिद्धांतों को भी 2 पंक्तियों में समेट दिया। गणित के इस सिद्धांत को कि शून्य लगाने से संख्या 10 गुनी हो जाती है, उन्होंने नायिका के माथे की बिंदी के संदर्भ में अत्यंत सूक्ष्मता से समाहित किया है। जो लगी अंक न परे तो लगी 10 गुना होई। बिहारी सतसई बिहारी। 6. बिंबों की सघनता और चित्रोपमता। इन दोनों क्षमताओं के मिलन से बिहारी के दोहों में चित्रोपमता, विजुअल क्वालिटी आ जाती है। शब्द कम होते हैं, परंतु पाठक के मस्तिष्क में बनने वाला बिंब अत्यंत विशाल और गतिशील होता है, जो सीधे हृदय पर चोट करता है। सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, धाव करें गंभीर, कवि प्रशंसा अज्ञात। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः बिहारी का काव्य इन दोनों समाहार क्षमताओं के कारण ही गागर में सागर भरने में सफल हुआ है। उन्होंने ब्रजभाषा को वह शक्ति प्रदान की कि दोहा जैसा छोटा छंद महाकाव्यों के बड़े बड़े छंदों पर भारी पड़ने लगा। यही कारण है कि कलात्मक सुघड़ता और भाव सघनता के धरातल पर बिहारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में अद्वितीय शिल्पी ठहरते हैं। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान और कलात्मक सुघड़ता तथा समाहार शक्ति में रीतिसिद्ध बिहारी महान। हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 44। बिहारी की बहुज्ञता पर विचार कीजिए। उत्तर। बहुज्ञता का तात्पर्य है अनेक विषयों का गहरा और व्यापक ज्ञान होना। रीतिसिद्ध काव्यधारा के शीर्षस्थ कवि महाकवि बिहारी लाल केवल श्रृंगार और कविता कला में ही निपुण नहीं थे, बल्कि उन्हें अपने युग के विभिन्न शास्त्रीय और व्यावहारिक विषयों का असाधारण ज्ञान था। राजा जयसिंह के दरबारी परिवेश और अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के कारण उनके काव्य बिहारी सतसई में ये बहुज्ञता पूरी प्रखरता के साथ प्रकट हुई है। बिहारी की बहुज्ञता के प्रमुख आयामों पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. गणित संबंधी ज्ञान। बिहारी को गणित के सिद्धांतों की गहरी समझ थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी कविता में चमत्कारी ढंग से किया है। अंक के आगे शून्य बिंदी लगाने से उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। इस गणितीय नियम को उन्होंने नायिका के माथे की बिंदी के सौंदर्य को उभारने के लिए अत्यंत खूबसूरती से पिरोया है। जो लगी अंक न परे तो लगी 10 गुना होई। बिहारी सतसई बिहारी। 2. ज्योतिष विज्ञान की समझ। ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र और उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का बिहारी को सटीक ज्ञान था। नायक और नायिका के प्रेम मिलन के शुभ मुहूर्त को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ज्योतिष विद्या के जटिल सूत्रों को दोहे के संक्षिप्त सांचे में ढाल दिया है। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, पर परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि प्रधान और विविध शास्त्रों के व्यावहारिक ज्ञान में रीतिसिद्ध बिहारी महान। हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र। 3. आयुर्वेद और चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान। बिहारी वैद्यक शास्त्र, आयुर्वेद के नियमों, त्रिदोष, कफ, वात, पित्त की प्रकृति और औषधियों के प्रभाव से भली भांति परिचित थे। विरह की अग्नि में जलती हुई नायिका के शरीर के तापमान को देखकर सखियां उसे समझ नहीं पाती। इस प्रसंग में उन्होंने आयुर्वेद के गहरे ज्ञान का परिचय दिया है। रीति ग्रंथों के कवियों में व्यावहारिक और शास्त्रीय विषयों का ऐसा सघन और प्रामाणिक ज्ञान अकेले बिहारी के यहाँ ही मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4. राजनैतिक और कूटनीतिक चेतना। जयपुर नरेश के दरबार में रहने के कारण बिहारी कूटनीति, कर व्यवस्था, राजा के कर्तव्य और राजनैतिक अराजकता से पूरी तरह वाकिफ थे। 2 राजाओं के द्वैध शासन, दोहरे शासन से जनता को होने वाले कष्ट पर उनका दोहा उनकी प्रखर राजनैतिक समझ को प्रमाणित करता है। दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों न बढ़े दुख द्वंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदू। बिहारी सतसई बिहारी। 5. लोक व्यवहार और सामाजिक ज्ञान। समाज के विभिन्न वर्गों जैसे जुआरी, ठग, कंजूस, ज्योतिषी और लोक परंपराओं का बिहारी ने बहुत निकट से निरीक्षण किया था।
मानवीय स्वभाव की कमियों और व्यावहारिक नीतियों को उन्होंने बहुत सहजता से समाज के सामने रखा है। बुराई अटल जो तजय तौ चितु खरो डरातु, ज्यो निष्कंक मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। बिहारी सतसई बिहारी। 6 धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान। बिहारी केवल भौतिक विलास के कवि नहीं थे, बल्कि वे भक्ति के दर्शन और मन की पवित्रता के महत्व को भी गहराई से समझते थे। समाज में फैले धार्मिक पाखंडों और बाह्याडंबरों का खंडन करते हुए उन्होंने सच्चे ईश्वर प्रेम की वकालत की है। जपमाला, छापा, तिलक, सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे राचे रामू। बिहारी सतसई बिहारी। 7 निष्कर्ष। निष्कर्षतः बिहारी की बहुज्ञता उनके काव्य को केवल एक आयामी, श्रृंगारिक होने से बचाती है और उसे व्यापक जीवन अनुभवों से समृद्ध करती है। उन्होंने अपनी ज्ञान विविधता का उपयोग कविता पर थोपने के लिए नहीं, बल्कि उसके भाव और सौंदर्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए किया है। संसार के सारे रसों और मध्यकालीन शास्त्रों का निचोड़ बिहारी ने दोहे के छोटे से सांचे में भर दिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 45। सतसई परंपरा में बिहारी सतसई का महत्व स्पष्ट कीजिए। उत्तर। सतसई का अर्थ है 700 दोहों का समूह। भारतीय साहित्य में सतसई लिखने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जिसकी शुरुआत प्राकृत में हाल कवि की गाथा सप्तशती और संस्कृत में गोवर्धन आचार्य की आर्या सप्तशती से मानी जाती है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस समृद्ध परंपरा में महाकवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई लगभग 713 दोहे को सर्वोच्च और मील का पत्थर माना जाता है। सतसई परंपरा में बिहारी सतसई के इसी असाधारण महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। 1 मुक्तक परंपरा का मुकुटमणि। बिहारी सतसई ने सतसई परंपरा को शास्त्रीय रूढ़ियों और केवल छंदों के संग्रह से ऊपर उठाकर उच्च कोटि के मुक्तक काव्य का गौरव प्रदान किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुक्तक परंपरा में इनके महत्व को स्थापित करते हुए लिखा है, मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2 कला और भाव का बेजोड़ समन्वय। बिहारी से पूर्व या उनके बाद की सतसइयों में या तो केवल उपदेशात्मकता थी या फिर कृत्रिम कला चमत्कार। बिहारी ने अपनी सतसई में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति का ऐसा मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया, जिसने दोहे जैसे छोटे छंद को महाकाव्य के समान गरिमा प्रदान की। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सौ बात। बिहारी सतसई बिहारी। 3 गागर में सागर भरने की कला का चरमोत्कर्ष। लघु छंद में अगाध अर्थ और रस भर देने के कारण ही सतसई परंपरा में बिहारी के दोहे सबसे तीखे और प्रभावशाली माने जाते हैं। उनके इस वैशिष्ट्य के कारण तत्कालीन समाज में ये उक्ति अमर हो गई, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, कवि प्रशंसा अज्ञात। 4 त्रिवेणी का अद्भुत संगम। सतसई परंपरा के अन्य कवि जहाँ किसी एक विषय जैसे वृंद केवल नीति पर, रसलीन केवल श्रृंगार पर तक सीमित रहे, वहीं बिहारी ने अपनी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और व्यावहारिक नीति की ऐसी त्रिवेणी प्रवाहित की जो समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हुई। जपमाला, छापा, तिलक, सरई न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, सांचे राचे रामू। बिहारी सतसई बिहारी। 5 विविध शास्त्रों, बहुज्ञता का साहित्यिक उपयोग। बिहारी ने सतसई परंपरा को बौद्धिक और वैज्ञानिक धरातल पर पुष्ट किया। उन्होंने ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद और दर्शन के दुरूह सिद्धांतों को कविता के सौंदर्य में बाधक नहीं बनने दिया, बल्कि उनका सुंदर उपयोग कर दोहों का अर्थ गांभीर्य बढ़ाया। जौ लगी अंक न परे, तौ लगी 10 गुना हुई। बिहारी सतसई बिहारी। 6 परवर्ती कवियों के लिए अनुकरणीय आदर्श। बिहारी सतसई की लोकप्रियता और महत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसके बाद रीतिकाल और आधुनिक काल में मतीराम सतसई, विक्रम सतसई और वियोगी हरि, वीर सतसई जैसे अनेक कवियों ने सतसइयां लिखीं, परंतु कोई भी बिहारी के भाषिक माधुर्य और सुघड़ता को स्पर्श नहीं कर सका। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध कवियों में व्यावहारिक और कलात्मक सुघड़ता का जो प्रतिमान बिहारी ने स्थापित किया, वो आगे की परंपरा के लिए रीढ़ बन गया। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। 7 निष्कर्ष। निष्कर्षतः सतसई परंपरा में बिहारी सतसई का महत्व केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में नहीं है, बल्कि वह ब्रजभाषा की प्रौढ़ता, सामंती नागर संस्कृति के यथार्थ और उत्कृष्ट शिल्प सौष्ठव का कालजयी प्रतीक है। यही कारण है कि यह रचना संपूर्ण हिंदी साहित्य की एक अमूल्य और अद्वितीय धरोहर स्वीकार की जाती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी की सतसई इसी परंपरा का सबसे समृद्ध और सघन गुलदस्ता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 46। सतसैया के दोहरे पर विचार कीजिए। उत्तर। हिंदी साहित्य जगत में महाकवि बिहारी लाल की एकमात्र कालजयी कृति
बिहारी सतसई के दोहों की मारक क्षमता, भाषिक घनत्व और कलात्मक सघनता को रेखांकित करने के लिए यह उक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। अज्ञात कवि द्वारा कहा गया ये दोहा बिहारी के मुक्तक शिल्प की सर्वोच्च महत्ता को प्रकट करता है। सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। कवि प्रशंसा। अज्ञात। इस उक्ति के आलोक में बिहारी के दोहों की विशेषताओं और प्रभाव पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. आकार की लघुता और प्रभाव की व्यापकता। दोहा मात्र 24 मात्राओं का एक अत्यंत छोटा लघु छंद है, परंतु बिहारी ने इस संक्षिप्त सांचे में भावों और रसों का ऐसा अगाध समुद्र भर दिया है कि वह सीधे पाठक के हृदय मर्म को बेधता है। इसी कारण उनके दोहों को नाविक, शिकारी या तीरंदाज के छोटे परंतु तीखे तीरों के समान घातक माना गया है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वो बिहारी के दोहों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 2. कल्पना और भाषा की समाहार क्षमता। सतसैया के दोहरे का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य उनकी भाषा की समाज शक्ति है, जिसके माध्यम से वे नायक नायिका के बीच चलने वाले लंबे प्रेम व्यापार, लज्जा और संकेतों के संपूर्ण चलचित्र को केवल 2 पंक्तियों में समेट देते हैं। कहत, नटत, रीझत, खिझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सो बात। बिहारी सतसई बिहारी। 3. न्यूनतम शब्दों में संपूर्ण कथा संकेत। जिस प्रकार एक छोटा सा तीर राजा के विशाल कवच को भी भेद देता है, वैसे ही बिहारी का एक एक दोहा सामंती व्यवस्था की विसंगतियों और विलासिता पर सीधा प्रहार करता है। राजा जयसिंह को कर्तव्य बोध कराने वाला उनका दोहा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी सतसई बिहारी। 4. विविध ज्ञान, बहुज्ञता का सघन समावेश। इन दोहों की गहराई केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं है। बिहारी ने गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और लोकनीति के बड़े बड़े सिद्धांतों को दोहे के संक्षिप्त रूप में अत्यंत चमत्कारी ढंग से पिरोया है, जिससे ये दोहे बुद्धि को भी चमत्कृत करते हैं। जौ लगी अंक न परे, तौ लगी 10 गुनौ होई। बिहारी सतसई बिहारी। 5. नाद सौंदर्य और चित्रोपमता। बिहारी के दोहरे पाठक के मानस पटल पर एक गतिशील चित्र, इमेजरी खड़ा कर देते हैं, जहां शब्दों की लयात्मकता और अनुप्रास का सहज प्रयोग कान और मन दोनों को आनंदित करता है। बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, सौह करई, भौहनु हसई, दिन कहई, नटी जाए। बिहारी सतसई बिहारी। 6. बौद्धिक सजगता की मांग। घाव गंभीर करने का एक अर्थ ये भी है कि ये दोहरे ऊपर से जितने सरल दिखते हैं, इनका आंतरिक अर्थ उतना ही गूढ़ होता है। इसके मर्म तक पहुंचने के लिए पाठक को भी बौद्धिक रूप से सक्रिय होना पड़ता है। रीतिपरक चेतना का ऐसा सहज और प्रौढ़ व्यावहारिक रूप संपूर्ण रीतिकाल में केवल बिहारी के यहाँ मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः सतसैया के दोहरे पर कही गई यह उक्ति 100% सटीक बैठती है, क्योंकि बिहारी ने आकार के बंधन को तोड़कर भाव और कला का जो चरमोत्कर्ष इन दोहों में प्रस्तुत किया है, वह संपूर्ण हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने का सबसे अनूठा उदाहरण है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के दोहरे इसी परंपरा के सबसे धारदार और आकर्षक पुष्प हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 47। रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं बताइए। उत्तर। रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकालीन शास्त्रीय बंधनों, रूढ़ियों, लक्षण ग्रंथों की परिपाटी और कृत्रिम चमत्कार प्रदर्शन से पूरी तरह मुक्त होकर हृदय की सहज, स्वतंत्र और स्वाभाविक अनुभूतियों को काव्य का विषय बनाने वाली काव्यधारा को रीतिमुक्त काव्यधारा, स्वच्छंद काव्यधारा कहा जाता है। इस धारा के प्रमुख कवियों में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर सर्वोपरि हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. आंतरिक और सहज प्रेम की पीर का चित्रण। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम रीतिबद्ध कवियों की तरह शारीरिक मांसलता या सामंती विलास का साधन नहीं है, बल्कि वह हृदय की आंतरिक तड़प, विरह की विकलता और आत्मिक समर्पण का प्रेम है। विशेषकर घनानंद के यहाँ प्रेम की ये पीर अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। लोग हैं लागी कबित बनावत, मोही तो मेरे कबित बनावत। घनानंद, कवित, घनानंद। 2. अनुभूति की प्रामाणिकता और स्वानुभूति। इस धारा के कवियों ने किसी काल्पनिक नायक नायिका को आधार बनाकर कविता नहीं लिखी, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन के वास्तविक प्रेम और विरह के अनुभवों, जैसे घनानंद का सुजान से, आलम का शेख रंगरेजन से प्रेम को काव्य में उतारा है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम अंतःकरण की सहज उच्छ्वास है, जिसमें कृत्रिमता का लेश भी नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3. दरबारी बंधनों और रूढ़ियों से मुक्ति। आश्रयदाताओं के दरबार में रहते हुए भी इन कवियों ने सामंती दबावों में आकर कविता नहीं रची। उन्होंने रूढ़ हो चुके शास्त्रीय नियमों,
रस अलंकार नायिका भेद के कठोर सांचे को ठुकराकर अपनी स्वतंत्र काव्य पद्धति विकसित की। दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजन कहा, आपको न जाने ताही जाने कहा राव रे, ठाकुर ठसक ठाकुर। 4. विरह पक्ष की प्रधानता। रीतिमुक्त काव्य मूलतः विरह का काव्य है। इन कवियों का मन संयोग की तुलना में वियोग, विरह की सूक्ष्म, गंभीर और आंतरिक मानसिक दशाओं के अंकन में अधिक रमता है, जहां प्रेमी विरह की अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सयानब बांक नहीं। घनानंद कवित घनानंद। 5. प्रकृति का आलंबन स्वतंत्र रूप में चित्रण। रीतिकाल के अन्य कवियों की भांति जिन्होंने प्रकृति का प्रयोग केवल नायक नायिका के भावों को भड़काने, उद्दीपन के लिए किया, रीतिमुक्त कवियों ने प्रकृति को एक सहचर के रूप में देखा और उसके स्वतंत्र सजीव रूपों का अंकन किया। कारीकूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़तीरी, कूक कूक अबही करे जो किन कोरिलय। 6. ब्रज भाषा का लाक्षणिक और सुघड़ रूप। भाषा के धरातल पर इन कवियों ने ब्रज भाषा को दरबारी क्लिष्टता से मुक्त कर उसे अत्यंत सहज, प्रवाही और मुहावरेदार रूप प्रदान किया। विशेषकर घनानंद की भाषा में जो लाक्षणिकता और वक्रोक्ति का लावण्य मिलता है वह अद्वितीय है। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, परंपरा में चिंतामणि प्रधान, कलात्मक सुघड़ता में बिहारी महान और भाषा के लाक्षणिक प्रयोग में रीतिमुक्त घनानंद बेजोड़ हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः रीतिमुक्त काव्यधारा रीतिकाल के भीतर बहने वाली एक ऐसी स्वच्छंद और भाव प्रधान धारा है जिसने बाहरी तड़क भड़क और कृत्रिम पांडित्य प्रदर्शन के स्थान पर हृदय के सच्चे और अकृत्रिम राग को प्रतिष्ठित किया। यही कारण है कि यह काव्य अपनी सहज मार्मिकता के कारण आज भी पाठकों के हृदय को सीधे उद्वेलित करता है। रीतिकाल की घोर विलासिता और रूढ़िवादिता के बीच रीतिमुक्त कवियों की वाणी सच्चे हृदय की पुकार बनकर गूंजी है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 48। घनानंद और उनकी कविता पर चर्चा कीजिए। उत्तर। रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यधारा के शीर्षस्थ महाकवि घनानंद की काव्यकला, उनकी भाव चेतना और उनकी कविता की प्रमुख विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के मुकुटमणि हैं। उन्होंने तत्कालीन दरबारी चमक दमक और शास्त्रीय लक्षणों, रस अलंकार आदि के रूढ़ नियमों के कठोर बंधनों को पूरी तरह ठुकराकर हृदय की स्वतंत्र और स्वाभाविक अनुभूतियों को अपनी कविता का आधार बनाया। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। घनानंद कवित घनानंद। 2. उनकी कविता का मूल प्राण प्रेम की पीर, विरह की सघन विकलता है। घनानंद का प्रेम रीतिबद्ध कवियों की तरह शारीरिक मांसलता या विलासिता का साधन नहीं है, बल्कि वो अत्यंत पवित्र, एक तरफा और आत्मिक समर्पण का प्रेम है। उनका यह व्यक्तिगत विरह अनुभव सुजान नामक नर्तकी से प्रेम और वियोग ही उनकी कविता में प्रकट हुआ है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम अंतःकरण की सहज उच्छ्वास है, जिसमें कृत्रिमता का लेश भी नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 3. घनानंद ने प्रेम के मार्ग को अत्यंत निष्कपट और सीधा माना है, जहां चतुराई या अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके प्रेम में छल कपट का पूर्ण अभाव दिखाई देता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सयानब बांक नहीं। घनानंद कवित घनानंद। 4. जीवन के उत्तरार्ध में सुजान से मिले विरह के कारण वे सांसारिक मोह छोड़कर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। इसके बाद उनकी कविता में जो सुजान लौकिक प्रेमिका थी, वो सुजान अलौकिक कृष्ण के रूप में बदल गई। इस प्रकार उनका काव्य भौतिक प्रेम से आध्यात्मिक भक्ति की ओर ऊंचा उठता है। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। घनानंद कवित घनानंद। 5. प्रकृति के प्रति उनका दृष्टिकोण सहजानुभूति का था। उन्होंने प्रकृति का अंकन रीतिबद्ध कवियों की भांति केवल उद्दीपन रूप में नहीं किया, बल्कि विरह की अवस्था में कोयल और पपीहे जैसे प्रकृति के उपादानों को अपने दुख का साथी आलंबन रूप माना है। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ती री, कूक कूक अबही करे जो किन कोरिलय। घनानंद कवित घनानंद। 6. भाषा के धरातल पर घनानंद का अवदान अद्वितीय है। उन्होंने ब्रजभाषा को दरबारी क्लिष्टता से मुक्त कर उसे लाक्षणिकता, मुहावरेदारी और वक्रोक्ति, टेढ़ापन का विलक्षण लावण्य प्रदान किया। शुक्ल जी ने उन्हें भाषा का धनी कहा है, हैं तो रीतिकाल के भीतर ही, पर अपनी लाक्षणिक छटा के कारण स्वच्छंद कवियों में उनका स्थान सर्वोच्च है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 7. निष्कर्षतः घनानंद एक ऐसे विलक्षण विरही कवि हैं जिनकी कविता बाहरी आडंबरों के स्थान पर सीधे हृदय की पुकार बनकर गूंजती है। उनकी भाषिक प्रौढ़ता और भाव सघनता उन्हें संपूर्ण हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम गीतिकाव्यों के रचनाकारों में प्रतिष्ठित करती है। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, परंपरा में चिंतामणि प्रधान, कलात्मक सुघड़ता में बिहारी महान और भाषा के लाक्षणिक प्रयोग में रीतिमुक्त घनानंद बेजोड़ हैं।
हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 49। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिमुक्त काव्यधारा के शीर्षस्थ कवि घनानंद की काव्य संवेदना का मूल्यांकन करते हुए लिखा था कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के काव्य का मूल प्रतिपाद्य और संपूर्ण ताना बाना इसी प्रेम की पीर, विरह की सघन विकलता पर आधारित है। घनानंद को प्रेम के पीर का कवि सिद्ध करने वाले प्रमुख तर्कों और उनकी काव्य विशेषताओं की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत की गई है। 1. स्वानुभूति और आंतरिक सत्य पर आधारित प्रेम। रीतिकाल के अन्य रीतिबद्ध कवियों की भांति घनानंद का प्रेम कृत्रिम या काल्पनिक नहीं है। उनका प्रेम उनके व्यक्तिगत जीवन के वास्तविक यथार्थ, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार की नर्तकी सुजान से प्रेम और फिर उससे मिले वियोग से उपजा है। इसी आंतरिक तड़प के कारण वे कहते हैं, लोग हैं लागी कबित बनावत, मोही तो मेरे कबित बनावत। घनानंद कवित घनानंद। 2. प्रेम मार्ग की निश्चलता और ऋजुता। घनानंद ने प्रेम के जिस मार्ग का निरूपण किया है वो अत्यंत सीधा, सरल और छल कपट से रहित है। उसमें सामंती चतुरता या बौद्धिक पैंतरेबाजी के लिए कोई स्थान नहीं है। जहाँ तनिक भी अहंकार या सयानपन आया वहाँ प्रेम का अंत हो जाता है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानब बांक नहीं। घनानंद कवित घनानंद। 3. संयोग की तुलना में वियोग विरह को प्रधानता। घनानंद के यहाँ प्रेम की पीर का वास्तविक उत्कर्ष उनके वियोग वर्णन में दिखाई देता है। उनका मन संयोग के सुख की अपेक्षा वियोग की उस तड़प में अधिक रमता है, जहाँ प्रेमी का हृदय प्रिय की याद में निरंतर सुलगता रहता है। ने ही महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को माने। ब्रजनाथ घनानंद ग्रंथावली। 4. ऐन्द्रिय मानसलता के स्थान पर आत्मिक और एकतरफा प्रेम। रीतिकालीन नायिकाओं की तरह घनानंद की सुजान केवल शारीरिक अंगों की बनावट या वासना का केंद्र नहीं है। घनानंद का प्रेम एक तरफा और निष्काम है, जहाँ प्रिय के निष्ठुर होने पर भी प्रेमी अपने कर्तव्य प्रेम करने से पीछे नहीं हटता। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें जगलागी हाय हाय है। घनानंद कवित घनानंद। 5. लौकिक विरह से अलौकिक भक्ति की ओर रूपांतरण। घनानंद की प्रेम की पीर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये अंत में जाकर उदात्त हाई प्योर हो जाती है। जब वे वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं तो उनकी लौकिक प्रेमिका सुजान अलौकिक कृष्ण सुजान भगवान में बदल जाती है। विरह की यही तड़प उनके शांत रस और आत्मसमर्पण का मार्ग प्रशस्त करती है। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। घनानंद कवित घनानंद। 6. पीर को व्यक्त करने वाली लाक्षणिक भाषा। इस अगाध मानसिक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए घनानंद ने ब्रजभाषा को एक नया सामर्थ्य दिया। साधारण शब्दों से हटकर उन्होंने लक्षणा और विरोधाभास अलंकारों का ऐसा प्रयोग किया जो सीधे हृदय के भीतर छिपी मूक वेदना को प्रकट कर देता है तो रीतिकाल के भीतर ही, पर अपनी लाक्षणिक छटा के कारण स्वच्छंद कवियों में उनका स्थान सर्वोच्च है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः घनानंद रीतिकाल के अकेले ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने दरबारी विलासिता और रूढ़ शास्त्रीय प्रदर्शन के बीच हृदय की विशुद्ध आंतरिक पुकार और विरह की आग को कविता का विषय बनाया। उनका यही वैशिष्ट्य उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर का अमर गायक प्रतिष्ठित करता है। शिल्प की दृष्टि से केशव प्रथम, परंपरा में चिंतामणि प्रधान, कलात्मक सुघड़ता में बिहारी महान और प्रेम की पीर की लाक्षणिक अभिव्यक्ति में रीतिमुक्त घनानंद बेजोड़ हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 50। रीतिकालीन भक्ति काव्य पर चर्चा कीजिए। उत्तर। यद्यपि रीतिकाल मूलतः श्रृंगार, दरबारी संस्कृति और रीति निरूपण, शास्त्रीय लक्षण ग्रंथों की रचना का युग माना जाता है, परंतु इस काल में भक्ति भावना की धारा पूरी तरह सूखी नहीं थी। तत्कालीन सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों और कवियों की व्यक्तिगत मानसिक विरक्ति के कारण इस युग में भी प्रचुर मात्रा में भक्ति काव्य लिखा गया। रीतिकालीन भक्ति काव्य अपने पूर्ववर्ती भक्तिकाल के काव्य से स्वरूप और चेतना की दृष्टि से काफी भिन्न है। रीतिकालीन भक्ति काव्य की प्रमुख श्रेणियों और इसकी विशेषताओं पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। 1. भक्ति काव्य का स्वरूप और श्रेणियां। रीतिकाल में मुख्य रूप से 3 प्रकार की भक्ति धाराएं दिखाई देती हैं। कृष्ण भक्ति, जो सर्वाधिक लोकप्रिय थी, राम भक्ति और सूफी या संत काव्य की छिटपुट परंपरा। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त तीनों ही धाराओं के कवियों ने भक्तिपरक पदों की रचना की है। रीतिकाल के कवियों को भक्त और श्रृंगारी के बीच का एक सेतु माना जा सकता है, जहां भक्ति केवल प्रदर्शन का माध्यम नहीं बल्कि जीवन के अंतिम पड़ाव की शांति थी।
हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। 2. राधा कृष्ण का लौकिक और श्रृंगारिक रूप। इस काल के भक्ति काव्य, विशेषकर कृष्ण भक्ति में आध्यात्मिक पावनता की तुलना में श्रृंगारिकता और कामुकता अधिक हावी हो गई थी। कवियों ने राधा और कृष्ण को आराध्य देव मानने के साथ साथ उन्हें रीतिकालीन नायक नायिका के सांचे में ढाल दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रवृत्ति पर तीखा व्यंग्य करते हुए लिखा है, आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, नतु राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। काव्य निर्णय भिखारी दास। 3. दरबारी विरक्ति और जीवन के अंतिम समय का आश्रय। रीतिकालीन कवियों की भक्ति अक्सर उनके जीवन के उत्तरार्ध अंतिम दिनों में प्रकट होती है, जब वे दरबारी तड़क भड़क, राजाओं की चाटुकारिता और सांसारिक विलास से थक चुके होते थे। महाकवि पद्माकर ने जीवन भर दरबारी वैभव भोगने के बाद अंत में गंगा तट पर रहकर गंगा लहरी जैसी उत्कृष्ट भक्ति रचना की। जमदूतन ते न डरे हम तो, यमराज के कागद फारी बहाएं, गंगा तुम्हारी कृपा सो महासुख, पावन परम गति पाएं। गंगा लहरी पद्माकर। 4. रीतिमुक्त कवियों की उदात्त भक्ति। रीतिमुक्त धारा के कवियों, विशेषकर घनानंद, बोधा और रसखान, परंपरागत प्रभाव के यहाँ भक्ति का रूप अधिक सच्चा और गहरा है। घनानंद जब सुजान के विरह में वृंदावन जाते हैं तो उनका लौकिक प्रेम आध्यात्मिक भक्ति में बदल जाता है, जहाँ सुजान ही साक्षात कृष्ण बन जाते हैं। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं। घनानंद कवित घनानंद। 5. रीतिसिद्ध कवियों की व्यावहारिक भक्ति और बाह्याडंबरों का विरोध। रीतिसिद्ध कवि बिहारी की सतसई में भी भक्ति के अनेक मार्मिक दोहे मिलते हैं। वे एक ओर कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा व्यक्त करते हैं तो दूसरी ओर समाज में फैले धार्मिक पाखंडों और दिखावे पर कबीर की भांति तीखी चोट करते हैं। जपमाला, छापा, तिलक, सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे बृथा, साचे राचे रामू। बिहारी सतसई बिहारी। 6. राम भक्ति और प्रबंध काव्यों की रचना। कृष्ण भक्ति के समानांतर इस युग में राम भक्ति काव्य भी लिखा गया, जिसका झुकाव मर्यादावाद की ओर कम और प्रबंधात्मक तथा आलंकारिक चमत्कार की ओर अधिक था। गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित्र और सेनापति का कवित्त रत्नाकर, जिसमें राम कथा का ओजस्वी वर्णन है, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रीतिकाल के भीतर भक्ति की यह धारा केवल शांत रस तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें वीर और रौद्र रसों का भी सुंदर समावेश था। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 7. निष्कर्ष। निष्कर्षतः रीतिकालीन भक्ति काव्य भक्ति काल जैसी तीव्र तन्मयता, सामाजिक सुधार की तड़प और लोकमंगल की भावना से तो युक्त नहीं है, परंतु वह रीतिकालीन विलासिता के बीच मानव हृदय की आत्मिक शांति, कलात्मक प्रौढ़ता और ब्रजभाषा के माधुर्य का एक अत्यंत सुंदर दस्तावेज है। ये काव्य प्रमाणित करता है कि सामंती वैभव के बीच भी भारतीय कवि का अंतर्मन अंततः ईश्वर शरण में ही विश्राम पाता था।